सोमवार 8 सितंबर को नेपाल की जिस युवा क्रांति में या यूं कहें कि जेनजी क्रांति में ओली सरकार गिर गई, चंद घंटों में उसी क्रांति की भेंट पूरा नेपाल चढ़ गया। महज 24 घंटों के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई ने अराजकता का रूप ले लिया। जिस डेमोक्रेसी को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए जेनजी ने आंदोलन किया था, उसी डेमोक्रेसी की निशानी नेपाली संसद, कोर्ट्स और कई मीडिया चैनल्स को फूंक दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, कैदियों को जेल तोड़ करके भगा दिया गया। शुक्र है कि अब आर्मी ने सिचुएशन को अपने हाथ में ले लिया है। एंटी सोशल एलिमेंट्स, आगजनी, लूटपाट करने वाले लोगों पर अब एक्शन होना शुरू हो चुका है। उधर जेनजी प्रोटेस्टर्स ने अपने आप को इन सारे शर्मनाक हरकतों से दूर करने की कोशिश की है। आर्मी के फुल कर्फ्यू लगाने से पहले जेनजी काठमांडू की सड़कों पर सफाई करते हुए भी दिखे। ये तस्वीर कुछ अलग थी और इसके साथ ही एक उम्मीद भी जगी कि नेपाल बांग्लादेश की राह पर नहीं है। लेकिन अभी नेपाल के भविष्य के बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। वैसे जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, वो इतने खतरनाक मोड़ पर कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। क्या बिना किसी लीडर के युवाओं की ये क्रांति महज एक गुस्साई भीड़ बनकर रह गई है? साथ ही कुछ और सवाल भी हैं, जैसे कि संसद, कोर्ट्स और मीडिया के दफ्तरों को आग के हवाले किसने किया, किसने यहाँ आग लगाई, और वो भी इतनी जल्दी और इतने सटीक तरीके से क्यों ये निशाना बनाया गया? इस आगजनी से किसे फायदा हुआ? क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ है, उससे जुड़े जो सबूत अदालतों में रखे गए थे, उन्हें तो जला करके राख कर दिया गया। तो क्या जेनजी आंदोलन की आड़ में मंत्री अपनी काली करतूत के सबूत मिटा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और सरकार के भंग होने के बाद नेपाल को कौन संभालेगा और कौन नेपाल के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगा? क्योंकि क्रांति तो हो गई, सफल भी हो गई, लेकिन क्रांति के बाद क्या होगा? क्या दर्जनों लोगों की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी, या अमेरिका की डीप स्टेट जैसी ताकतों ने जो बांग्लादेश में किया है, वही हश्र नेपाल का होने वाला है? एक अहम सवाल और भी है, हमारे चारों तरफ यानी देश के चारों तरफ पड़ोस में हो रही इन घटनाओं का क्या भारत पर कुछ भविष्य में असर पड़ने वाला है? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और अगला निशाना क्या इसका भारत हो सकता है? आज इन्हीं गंभीर मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अपने देश को आग में जलता देख मंगलवार देर रात आर्मी ने यानी नेपाली आर्मी ने इंटरवीन किया। रात के 10 बजे नेपाल की सेना ने देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान अपने हाथ में संभाल ली। बुधवार 10 सितंबर की सुबह तक काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जहां सेना के जवान अब गश्त लगा रहे थे, जिसके बाद आज हमें कुछ हद तक शांति बहाल देखने को मिली है। लोग अपने घरों में अभी भी कैद हैं, उन्हें वहीं रहने की सलाह दी गई है। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज ने शांति बहाली के लिए जनता से अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सेना सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में डायलॉग मीडिएशन करेगी और नेपाल में नए सिरे से नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और इसके लिए जो भी बन पाएगा सेना उसमें मदद करने को तैयार है। नेपाल में आगे क्या होगा उस पर बात करने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि आज की स्थिति के जिम्मेदार आखिर है कौन। अगर आज की सिचुएशन की जिम्मेदारी की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नेपाल की खुद की पॉलिटिकल एलीट क्लास का और पॉलिटिकल लीडरशिप का। पिछले 15 सालों में सिर्फ कुछ 4 या 5 परिवार और उनके चहेते लीडर्स के बीच में सत्ता का म्यूजिकल चेयर्स खेला जा रहा है, और इसलिए नेपाल की यंगर जनरेशन को लगता है कि इन नेताओं ने अपने नेपालियों के लिए, इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। नेताओं ने जनता का पैसा खा लिया है। यहां तक कि जेनजी प्रोटेस्ट से पहले नेपो किड्स मूवमेंट सोशल मीडिया पर भर भर कर चलाया गया था। सोमवार को हुए मास प्रोटेस्ट और पुरानी जनरेशन से मिलने वाली सपोर्ट को देखकर के ये बात तो साफ हो चुकी है कि नेपाल की जनता के अंदर सालों से रूलिंग एलीट क्लास के खिलाफ कूट कूट कर गुस्सा भरा हुआ है। आज नेपाल में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसी डिस्कंटेंट का नतीजा है। पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ जो गुस्सा है वो समझ में आता है। कुछ हद तक वायलेंस और आक्रोश भी हम एक तरफ से हाँ भर सकते हैं इसके लिए, लेकिन नेताओं के परिजनों के साथ मारपीट और उनकी हत्या, ये अपने आप में इस मूवमेंट को बदनाम कर देता है। और यहीं आ जाती है बात नेपाल को जलाने वालों की, यानी कुछ गुंडे, कुछ अराजक तत्व जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। हर समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो हिंसा और गुंडागर्दी ही चाहते हैं, और जब रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, जैसा कि हमने नेपाल में देखा, तो ऐसे में गुंडा राज, दंगा राज, लूट राज, ये सब शुरू हो जाता है। नेपाल में जो हिंसा हमने पिछले कुछ घंटों में देखी है, वो ऐसे ही अराजक तत्वों की वजह से हुई, जो सिर्फ और सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहते थे। अपने साथियों को जेल से फरार कराना, कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स को जला देना,
और वहीं कुछ लोग हैं जो क्लियरली एकदम साफ तौर पर भ्रष्ट नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े हो सकते हैं। वो आज भी उनके इशारों पर नाच रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और सबूत जला रहे हैं। इसलिए इस आगजनी में देश छोड़कर भाग रहे नेताओं के हाथ को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी फाइलों को नष्ट किए जाने से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं नेताओं को होने वाला है। इसलिए इस बात की छानबीन जरूरी है कि आगजनी की किसने, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज को अंजाम दिया गया है। आज जेन ज़ी ग्रुप्स अपने आप को इस वायलेंस से दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असली आंदोलनकारी तो अपने घर वापस चले गए हैं, ये तो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो रास्ते पर आ गए हैं और अब आर्मी इनसे निपटेगी। लेकिन एक सवाल प्रोटेस्टर से पूछना बहुत जरूरी है, लाजमी भी है, कि आपने आखिर एक्सपेक्ट क्या किया था? आपने क्रांति शुरू करने से पहले क्या प्लानिंग की थी? जब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आकर के पूरे पॉलिटिकल क्लास से आप इस्तीफा मांग रहे हैं, सबको भगा दे रहे हैं, तो इसके बाद एग्जैक्टली क्या होगा? आपने इसके बारे में क्या सोचा भी था? पूरे पॉलिटिकल क्लास से आपकी फ्रस्ट्रेशन हमें समझ में आती है, लेकिन उनकी जगह आप किसको लाने वाले हैं, इसके बारे में अभी एक राय नहीं बन पाई है। आर्मी अभी भी अपना काम कर रही है, लेकिन उसने भी क्लियर कर दिया है कि उसका रोल सिर्फ शांति बहाली तक ही सीमित रहेगा। अब नेपाल किसके हाथों में है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि जेन ज़ी प्रोटेस्ट शुरू करने वाले एक ग्रुप एनजीओ हामी नेपाल ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना है, लेकिन ये पसंद सिर्फ जेन ज़ी के एक ग्रुप की है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह के समर्थक भी उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि ताजा अपडेट के मुताबिक बालेन शाह ने अंतरिम सरकार में शामिल न होकर चुनाव लड़कर के देश की सत्ता संभालने की बात कही है। यानी हो ना हो, बालेन शाह नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नेपाल और भारत के रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि बालेन शाह अपने कम्युनिस्ट एजेंडे और भारत विरोधी इरादों में केपी ओली से भी 2 कदम आगे हैं। रही बात सुशीला कार्की की, तो वो भारत की ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर चुकी हैं, यहीं पढ़ी बड़ी हैं, तो उनके मन में हम भारत के प्रति नफरत की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। कम से कम अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन सुशीला कार्की के लिए नए नेपाल का निर्माण करना और चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि नेपाल के युवाओं ने पूरे सिस्टम को ही बदलने का कदम उठाया है। लेकिन सिस्टम बदलना कोई आसान काम नहीं है। इतिहास, भूगोल और जियोपॉलिटिक्स के पन्ने टटोलने से आपको समझ में आएगा कि इस क्रांति के कारण सबसे पहले नेपालियों ने, नेपाल की जनता ने नेपाल के 10 साल पुराने संविधान को ही भंग कर दिया है। अब नए संविधान की जरूरत है। नया संविधान बनाने के लिए जेन ज़ी आंदोलनकारियों की अलग अलग ग्रुप से सहमति बनानी होगी, नहीं तो कुछ दिन बाद फिर से वही 60 साल से बुजुर्ग जो लोग हैं वो सत्ता में आ जाएंगे और अपना सत्ता का म्यूजिकल चेयर्स खेलना शुरू कर देंगे। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और अब नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, इसके पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? और ये सब भारत के पड़ोस में ही आखिर हो क्यों रहा है? क्या ये महज संयोग भर है? इस मुद्दे को एनआई के पॉडकास्ट में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट पवनीत सिंह ने बड़े ही अच्छे से समझाया है। सुनिए उनकी बात। I've been visiting Nepal very frequently in the last almost 1 year and जितना मैं वहाँ जाता हूँ हर बार अमेरिकन इंटरफेरेंस बहुत विजिबल दिखती है। और दूसरा, आप एक चीज़ को देखिए कि इंडिया हैज़ आउटराइटली बीन रिफ्यूजिंग अमेरिका दैट हम अपनी टेरिटरी को अपना बेस बनाने देंगे फॉर योर एंटी चाइना ऑपरेशंस। इंडिया हिस्टोरिकली ये गलती नेहरू के टाइम पे कर चुका है, व्हेन वी अलाउड आवर कंट्री टू जस्ट बिकम अ प्लेग्राउंड फॉर द अमेरिकन CIA for the Dalai Lama and Tibet experiment and it all backfired miserably. तो we have learnt our historical lesson, हम वो चीज़ दोबारा नहीं होने देंगे। This is the reason why America tried to do a regime change in Bangladesh, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना को भी यही चीज़ के ऊपर थ्रेटन किया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दो। शेख हसीना वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से दैट कि वाइट मैन का एक थ्रेट था मुझे, और वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिकन थ्रेट था विद रिस्पेक्ट टू सेंट मार्टिन आइलैंड। वहाँ से दे वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज टू इंडिया कि देखो अगर आप नहीं सुधरोगे अभी भी तो हम आपके यहाँ पर भी रेजिम को डिग्रेड करेंगे। बिकॉज देखो, बांग्लादेश में रेजिम चेंज करना ईजी है, इंडिया में रेजिम को डिग्रेड करना ईजी है। रेजिम चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना सपोर्ट वो लगाना चाहेंगे। बट यहाँ पर इशू वही है कि दे डिड रेजिम चेंज इन बंगाल, इन बांग्लादेश। रेजिम डिग्रेडेशन इज गोइंग ऑन इन इंडिया। It's going on. It's going on. It has not stopped. It started since 2023. It will stop in 2028. Why do you have 28 is the deadline why I give is because there are 2 events coming up. One is the caste census and the second is the delimitation. These are going to be the make break points for the entire regime degradation to regime change exercise in India.
ओके। There's a white t-shirt movement going on in India. Color revolution जो अमेरिका का ट्रेडिशनल है. They have already manufactured the yellow t-shirt movements. They have manufactured the red t-shirt movements. In India, it's the white t-shirt movement. Everywhere it's being manufactured. So अमेरिका का सोल ऑब्जेक्टिव इस मोमेंट पे ये है कि मुझे चाइना की पेरिफेरी डिस्टेबलाइज करनी है. मैं वियतनाम भी डिस्टेबलाइज करूंगा. जापान में भी उन्होंने देखिए क्या किया अभी हाल ही में, अब उनको नया ऑल्टरनेटिव रेजिम वहाँ पे रखना है. इसी तरीके से चाइना की पूरी पेरिफेरी को डिस्टेबलाइज करो. Korea also. And why is Trump trying to make good relations with Putin? उसका सिंपल रीजन ये है बिकॉज रशिया एंड चाइना में से दे कैन नॉट टैकल बोथ ऑफ देम, दे हैव टू टैकल वन. सो एक को न्यूट्रलाइज करो रशिया को, ताकि रशिया रिमेन्स अ यूरोपियन पावर, एंड चाइना को फिर फुल तरीके से टैकल करो आप. उम्मीद करते हैं कि नेपाल में अब सब कुछ ठीक होगा. जेनजी की ये क्रांति जिस मकसद के साथ शुरू हुई थी वो मकसद सफल हो पाएगा और भारत और नेपाल के रिश्ते कुछ जो पिछले सालों से खराब दौर से गुजर रहे थे वो बेहतर होंगे. वैसे नेपाल के इस घटनाक्रम पर और उसके भविष्य पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा. आपके लिए इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी ईशान ने. इस खबर में इतना ही. मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ. तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ.